नमस्कार बच्चों, आज हम भारतीय संसद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन में सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार है, इसके 3 अंग हैं। पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। देखो, व्यवस्थापिका का कार्य है कानूनों का निर्माण करना, कानून बनाना, और कार्यपालिका का कार्य है व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उनके अनुसार शासन करना, कानून के अनुसार शासन करना। और न्यायपालिका का कार्य है जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उनकी व्याख्या करना तथा उनका उल्लंघन करने पर उन्हें सजा देना। कानून की व्याख्या करना, वह उल्लंघन करने पर कानून का उल्लंघन करने पर सजा देना। इस प्रकार सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का कार्य होता है व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाए हैं उनके अनुसार शासन करना। न्यायपालिका का कार्य है जो व्यवस्थापिका ने जो कानून बना दिए हैं उनकी व्याख्या करना तथा जो उनका उल्लंघन कर रहा है उन्हें सजा देना। अब विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका विभिन्न नामों से जानी जाती है। इसको हम एक टेबल बना के समझ सकते हैं। अब हम विभिन्न देशों की व्यवस्थापिकाओं को एक टेबल बना के समझ सकते हैं। एक तरफ है देश, दूसरी है उनकी व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का नाम, ये देखो, पहला है भारत। भारत की व्यवस्थापिका का नाम है संसद। दूसरा है अमेरिका। अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम है कांग्रेस। आगे लेते हैं अपन जापान। जापान की व्यवस्थापिका का नाम है डाइट। आगे है चीन। चीन की व्यवस्थापिका का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। रूस है। रूस की व्यवस्थापिका का नाम है ड्यूमा। इधर ब्रिटेन की व्यवस्थापिका का नाम है पार्लियामेंट। अपन लेते हैं नेपाल। नेपाल की व्यवस्थापिका का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। अपन लेते हैं
जी पाकिस्तान की व्यवस्थापिका का नाम है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। और इधर भारत हो गया, भारत की व्यवस्थापिका का नाम है संसद, अमेरिका की कांग्रेस, जापान की डाइट, चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, रूस की ड्यूमा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। और जर्मनी की है बुंडेस्टैग। इस प्रकार महत्वपूर्ण देशों की व्यवस्थापिकाओं के नाम है। एक बार देख लेते हैं, ये याद हो जाएगा। भारत की संसद अपन जानते ही हैं, अमेरिका कांग्रेस, जापानी लोग क्या करते हैं, डाइट पे रहते हैं, तो जापान की डाइट, चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस, रूस की ड्यूमा, ब्रिटेन की पार्लियामेंट और नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत याद हो जाएगी, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और जर्मनी की बुंडेस्टैग। इसे याद रख सकते हैं, जर्मनी के बूढ़े क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसे ये याद हो जाएगा बुंडेस्टैग। इस प्रकार ये याद हो जाएंगे। अब है भारत में संसदीय शासन की पृष्ठभूमि। भारत में प्राचीन काल में संसदीय शासन व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीन काल में दो सभाएं थी, एक तो सभा और एक समिति। ये सभा और ये समिति वर्तमान में राज्यसभा व लोकसभा के समकक्ष थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में संसदीय शासन व्यवस्था मौजूद थी। मध्यकाल में यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से घिरा रहा, जिसके कारण भारत में संसदीय शासन व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। अंग्रेज़ों के आगमन के बाद में धीरे धीरे भारत में आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था का विकास हुआ। ब्रिटिश काल में 1833 से 1935 तक आधुनिक संसदीय शासन व्यवस्था के विकास क्रम को देखा जा सकता है। 1833 के चार्टर में सर्वप्रथम विधायी शब्द का उल्लेख मिलता है। विधायी शब्द का उल्लेख मिलता है 1833 तक। अब 1853 के चार्टर में 1853 के चार्टर में विधायी पार्षद शब्द का उल्लेख मिलता है। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा ने 17 नवंबर 1947 से
13 मई 1952 तक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। इस अंतरिम संसद को वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो वर्तमान में संसद को है। इनके द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का चुनाव किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव इन्हीं के द्वारा 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया। उन्नीस में इसी अंतरिम संसद द्वारा ही प्रथम संविधान संशोधन किया गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधारों को रखा गया था। इन्हीं के द्वारा 1950 व 1951 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू किए गए, बनाए गए। आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951 इसी अंतरिम संसद द्वारा ही बनाए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 17 नवंबर 1997 से 13 मई 1952 तक इस संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया गया, जो प्रारंभ में एक सदनीय थी, जो बाद में 13 मई 1952 के बाद में ये द्विसदनीय होगी। राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो गया। इससे पहले सारे काम है भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही किए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संसद है प्रारंभ में एक सदनीय थी, बाद में 13 मई 1952 के बाद में ये द्विसदनीय हो गई। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी, जो भारत में एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। यानी इन तीनों को ही सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, अपन संसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, इनको प्रारंभ में इसे राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसको लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स के नाम से जाना जाता था। अगस्त 1954 के बाद में इसे काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल्स को लोकसभा के नाम से जाने लगा है। संसद सदस्य की योग्यताएं। संसद सदस्य की योग्यता पहली है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। काफ़ी लंबे समय से ये मांग चल रही है कि संसद सदस्य को भारत में जन्मा हुआ होना चाहिए, परंतु भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसमें केवल भारत का नागरिक होना ही पर्याप्त है, चाहे उसने किसी भी देश में जन्म लिया हो, परंतु उसने भारत की नागरिकता ले ली है तो वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। दूसरा है, उनकी आयु। लोकसभा के लिए तो क्या है, लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो उसकी आयु 25 वर्ष, वह राज्यसभा का सदस्य बनना है
तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वे सभी योग्यताएं जो समय समय पर भारतीय संसद निर्धारित करे, वे सारी योग्यताएं इनमें होनी आवश्यक है। निर्योग्यताएं यानी वे कौन कौन सी योग्यता है जो उसमें नहीं होनी चाहिए। इसमें लेते हैं सबसे पहले निर्योग्यताएं, यानी कौन कौन व्यक्ति भारतीय संसद का सदस्य नहीं बन सकता। पहला है वह है दिवालिया, वह पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरा है उसने अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो वह संसद सदस्य बनने की योग्यता भी खो देता है। तीसरा है दल बदल, अगर उसने अनुसूची 10 के अनुसार दल बदल लिया है तो वह भी संसद के सदस्य की बनने की योग्यताएं खो देता है। तथा चौथा है 60 दिन तक बिना सूचना दिए लगातार 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रह जाता है तो भी वह क्या है, संसद सदस्यता की योग्यताएं खो देता है। पांचवा है ऐसी विधि जो संसद द्वारा बनाई गई है और अगर यदि वह उनके अनुसार नहीं है, उनकी योग्यता उसके अनुसार नहीं है तो भी वह क्या करता है, संसद सदस्य की योग्यताएं खो देता है। इस प्रकार हमने भारतीय संसद की योग्यताएं, निर्योग्यताएं आदि का अध्ययन किया है। अब लेते हैं संसद सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 99 के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य को एमपी या सांसद कहकर पुकारा जाता है। वह व्यक्ति तब तक किसी भी सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता जब तक कि उसने राष्ट्रपति द्वारा खुद के द्वारा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने संसद सदस्य की शपथ नहीं ले ली हो। संसद सदस्य की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया हुआ है। लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इस प्रकार अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। अब अपन लेते हैं संसद के सत्र। संसद सत्र अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुला सकता है। उसका स्थान और समय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। संसद की प्रथम बैठक का अंतिम दिन व आगामी सत्र का प्रथम दिन, इनके मध्य में अधिकतम 6 मास का अंतर हो सकता है। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। सामान्यतः संसद के 3 सत्र है। बजट सत्र, ये फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा सत्र है मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर तक चलता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इस प्रकार संसद के 3 सत्र होते हैं। राष्ट्रपति को यूँ लगे
कि संसद का सत्र बुलाना आवश्यक है तो वह विशेष सत्र भी बुला सकता है। इस प्रकार हमने संसद के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम राज्यसभा और लोकसभा के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।